हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज एमसीक्यूज़ करते हैं कुछ करंट इश्यूज़ पर जो हमने पिछले कुछ दिनों में कवर की हैं। योर एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर। आपका ईपीएफओ एग्ज़ाम आने वाला है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स आने वाला है और भी स्टेट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मैं कुछ एमसीक्यू सेशंस शुरू कर रहा हूँ जो हमारी रेलिवेंट इश्यूज़ हैं करंट डेवलपमेंट में, उनको कवर करने का। तो कुछ सेशंस ऐसे मैं आने वाले समय में लिया करूँगा जिसमें हम MCQs लेंगे so that your coverage is good enough so that you can tackle your exam in efficient manner। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ग्रेजुअली इन सेशंस को बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नैनो लिक्विड यूरिया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नैनो लिक्विड यूरिया। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत आते हैं जो संबंधित हैं हमारी इकोनॉमी से या हमारी जो वनरेबल क्लासेस हैं इकोनॉमिकली, ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है, नैनो यूरिया बीइंग एन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट विल प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ सॉइल। आसान सा क्वेश्चन, ऑब्वियसली सेकंड इज डेफिनेटली करेक्ट। नैनो यूरिया है, इको फ्रेंडली होगा, हेल्थ ऑफ सॉइल को तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। अभी जून 2021 में ये बनाया गया है। इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इफ्को इन जून 2021 इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये पहली बार ये भारत में इसकी शुरुआत हुई है। इसका जो साइज़ है वो 30 नैनोमीटर होता है, जिसका सरफेस एरिया और जिसका साइज़ सरफेस एरिया का रेशो काफ़ी बेहतर होता है, जिससे पेनिट्रेशन बहुत बेहतर हो जाता है। और चूँकि ये इको फ्रेंडली है तो जो डैमेज होता है केमिकल फर्टिलाइज़र से वो भी नहीं होता है। तो इट इज़ इंडिया विच फर्स्ट स्टार्टेड दिस नैनो यूरिया। Due to its ultra small size and surface properties, nano urea it gets absorbed by the plants when sprayed on their leaves. Upon penetration, these nanoparticles reach plant parts where nitrogen is required and वहाँ पर वो जो deficiency है वो ख़त्म कर देते हैं। So this is first question. India is the first country. ये जो PPT है ये आपको टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, तो आपको एक्सप्लेनेशंस वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 97th अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड करार किया है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देखिए। द होल अमेंडमेंट हैज़ बीन हेल्ड एज नल एंड वॉइड। पूरा का पूरा अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया है, ये स्टेटमेंट है। दूसरा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी हैज़ बीन अप्लाइड बाय द कोर्ट इन इट्स जजमेंट। कोर्ट ने फैसला लेने में डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी अप्लाई की है। दूसरा स्टेटमेंट, फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स हैज़ बीन केप्ट इंटैक्ट। जो फंडामेंटल राइट कोऑपरेटिव्स बनाने का है उसे नहीं छेड़ा गया है। सेंटर्स पावर ऑन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैज़ बीन रिटेन्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स पे है वो रिटेन की गई है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो द होल अमेंडमेंट हैज़ नॉट बीन नलिफाइड, ओनली दोज पोर्शंस विच आर अटैकिंग पावर्स ऑफ स्टेट टू फॉर्म एंड हैंडल कोऑपरेटिव्स हैव बीन हेल्ड एज नल एंड वॉइड। तो पूरा का पूरा संशोधन नल एंड वॉइड नहीं हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी हैज़ बीन अप्लाइड बाय द कोर्ट। इसका मतलब होता है कि कोई भी कानून जब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है तो पूरे कानून का मेजर पार्ट मान लीजिए गलत है तो ऐसा नहीं है पूरे कानून को ही वो नल एंड वॉइड कर देगा, उतने हिस्से को काट के निकाल देगा जितना गलत है, जितना सही है वो रख लेता है। सीवियर माने होता है काट के निकाल देना। तो यस, द होल अमेंडमेंट हैज़ नॉट बीन हेल्ड एज, यू कैन से नल एंड वॉइड, ओनली दोज पोर्शंस विच आर नॉट compatible with the powers of the state in handling cooperatives have been held as null and void. तो yes, doctrine of severability has been applied। वो हिस्सा काट के निकाल दिया है जो सही नहीं है। फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स हैव बीन केप्ट इंटैक्ट। यस, मैंने बोला कि पूरा संशोधन नहीं हुआ है।
19(1)(c) में राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन में फिर कोऑपरेटिव जोड़ दिया गया था, ये इंटैक्ट रखा गया है, मतलब राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स स्टिल इज ए फंडामेंटल राइट, ये सही है। सेंटर्स पावर ऑन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक से ज़्यादा राज्यों में है उन पे सेंटर की पावर इंटैक्ट रही है, ये भी रखा गया है। इसलिए 2, 3, 4 आर करेक्ट एंड फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कोऑपरेटिव्स पे संविधान में जोड़ा गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। तो दिस इज दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी कर्नाटक में पावर चेंज हुआ है, सीएम बदले हैं, उसके बारे में लिंगायत सेक्ट का बहुत ज़्यादा उल्लेख आया था, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन। लिंगायत एक संप्रदाय है, कर्नाटक में बहुत प्रोमिनेंट है, पॉलिटिकली भी है, पॉलिटिकली प्रोमिनेंट है और वैसे तो एक संप्रदाय होता ही है। दोज हु फॉलो लिंगायत दे बरी देयर डेड, वो अपने जो शवों को है वो दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। दे आर ग्रेट बिलीवर इन द कास्ट सिस्टम स्पेशली इन द थ्योरी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो कास्ट सिस्टम और प्योरिटी एंड पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। एक क्लोज्ड ग्रुप हैं। दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो री मैरिज, बट उनका जो सोशल थॉट है वो प्रोग्रेसिव है। दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो री मैरिज। तो इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट इज करेक्ट, यस, दे बरी देयर डेड, वो अपनी डेड बॉडीज़ को दफनाते हैं। और ये गलत है, वो प्रोग्रेसिव आउटलुक के हैं, वो कास्ट सिस्टम वगैरह इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं और वो कंडेम करते हैं चाइल्ड मैरिज और प्रमोट करते हैं विडो री मैरिज, इसको प्रमोट करते हैं। तो 1 and 3 आर करेक्ट, सेकेंड इज नॉट करेक्ट। द लिंगायत्स वांट टू बी कैटेगराइज्ड एज रिलीजियस ग्रुप सेपरेट फ्रॉम हिंदूज, फॉलोअर्स ऑफ 12th century वासावन्ना, है ना, एक सेंट हुआ करते थे वासावन्ना, उनके फॉलोअर्स हुआ करते हैं ये, और ये हिंदुओं से अपने आप को अलग मानते हैं। अपने गले में ये शिवलिंग पहनते हैं और कास्ट सिस्टम वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं। वासावन्ना और वासवेश्वर भी कह देते हैं, 12th century के सेंट होते हैं। वीर शैवा भी कह देते हैं इनको। और जो वासावन्ना के जो कंपोजिशंस होते हैं उनको वचन या वाचन कहते हैं, ये कन्नड़ में होते हैं। दीज आर इन कन्नड़ लैंग्वेज। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। लिंगायत, है ना, शिव के फॉलोअर्स होते हैं बट डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म। फिट फॉर 55, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अभी अखबार में रहा 4-5 दिन पहले। फिट फॉर 55 रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ व्हाट? फिट फॉर 55 क्या है? क्या ये WHO का प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम है? बिकॉज ऑफ पेंडेमिक WHO हैज़ प्रपोज सम प्रोग्राम फॉर पीपल, और इट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन गोल प्रोग्राम ऑफ यूरोपियन यूनियन, या 55 पॉइंट पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम इन अफगानिस्तान, और नन ऑफ द अबव। इनमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप बताएंगे। फिट फॉर 55 इज़ दिस। यूरोपियन यूनियन ने ये अपना ये प्रोग्राम बनाया है कि आने वाले समय में हम 2030 तक अपना 1990 का जो लेवल है कार्बन का वो 55% कम कर देंगे और 2050 तक इसको न्यूट्रल कर देंगे। On July 14th, the European Commission announced a package of proposals, it calls it Fit for 55, which are designed to enable European Union to meet its declared goals of reducing greenhouse gas emissions to 55% of 1990 level and by 2030 and become this carbon neutral by 2050, और 2050 तक ये ज़ीरो कर देंगे इसे। तो फिट फॉर 55 इज़ द प्रोग्राम ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिससे ये आने वाले इंपोर्ट वगैरह हैं उस पर कार्बन ज़ीरो सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, या कार्बन फुटप्रिंट कितना वो भी मांग सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर ये कंडीशंस लगाएंगे तो व्यापार में फ़र्क पड़ सकता है। जो इंपोर्ट आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन में उस पर फ़र्क पड़ सकता है, और जो देश कार्बन पॉलिसीज़ नहीं फॉलो कर पाते हैं उनके एक्सपोर्ट पर फ़र्क पड़ सकता है। बट दिस प्रोग्राम हैज़ बीन अंडरटेकन बाई दिस थिंग। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द banking sector, very very important development, recent development. Currently
इन द इवेंट ऑफ बैंक फेल हुए हैं, लक्ष्मी विलास बैंक फेल हो गया, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गया, यस बैंक फेल हो गया, ऐसे में जो पैसा लोग रखते हैं वो उनके हाथ से चला जाता है और जो उसका प्रोसेस होता है वो मिलते मिलते फिर लंबा समय लग जाता है। इस पर एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। तो करेंटली इन एन इवेंट ऑफ बैंक फेलिंग इन इंडिया, अ डिपॉजिटर हैज़ ए क्लेम ऑफ मैक्सिमम ₹5 लाख पर अकाउंट एज एन इंश्योरेंस कवर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, डिपॉजिट्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, cooperative banks, Indian branches of foreign banks and payment banks all are insured by the Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation, an important arm of RBI। जितने भी ये बैंक लिखे हुए सब के सब इंश्योर्ड हैं या सारे इंश्योर्ड नहीं हैं, या ओनली गवर्नमेंट बैंक्स इंश्योर्ड हैं, सारे के सारे इंश्योर्ड हैं या नहीं ये, या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन अर्बन कोऑपरेटिव्स। जो अर्बन कोऑपरेटिव्स बॉडीज़ हैं उन पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स नहीं होते, मतलब इतने लोन, इतना अमाउंट ऑफ लोन आपको इस सेक्टर को देना पड़ेगा, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर लागू नहीं होता। तो व्हाट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है? तो यस, अभी गवर्नमेंट ने ये चेंज किया है। पहले 1 लाख रुपए मिला करता था, अब ये 5 लाख रुपए मिला करेगा। अगर आपका बैंक फेल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो 90 दिन के अंदर, जिस दिन से लिक्विड जो वो अनाउंस होगा कि बैंकरप्ट हो गया है, 90 दिन के अंदर आपको 5 लाख रुपए का डिपॉजिट, जो इंश्योरेंस डिपॉजिट है वो आपको हैंडओवर हो जाएगा। पहले 10 साल लग जाते थे। और ये जितने बैंक लिखे हैं सबके सब कवर करती है द डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, RBI की कार में ये सब होते हैं कवर। और ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं कॉपरेटिव्स पे, दे आर नॉट कि वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। Hence 3 is not correct, rest of the 2 are correct. The priority sector lending norms are applicable on urban cooperatives. Recently RBI increased the overall priority sector target for urban cooperative banks to 75% of its adjusted bank credit। जितना उसका क्रेडिट है उसका 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करना पड़ेगा। दिस इंडियन एक्सप्रेस में यह आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु शैल पे फॉर दिस, तो बैंक जो है ये बैंक इसका जो प्रीमियम हुआ करेगा वो भरेंगे, डिपॉजिटर को प्रीमियम नहीं देना है। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो जो खातादारी है उनको नहीं देना है, जो बैंक जहाँ रखेगा वो जमा कराएगा संस्था के साथ और आपको ये मिलेगा। तो जो पैसा है बैंक में वो सिक्योर रहेगा। और जो एब्रप्ट बैंक चले जाते हैं ऐसे में बहुत खातादारियों को दिक्कत हो जाती है, उसे कवर किया गया है। बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ सालों से बहुत टर्मोइल में है, तो उसको एड्रेस करने की एक कोशिश है गवर्नमेंट की। रिसेंटली आपने सुना होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाई गई है। न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय, कॉपरेशन पे बहुत ज़्यादा वजन गवर्नमेंट दे रही है। एंड ऑब्वियसली कॉपरेटिव्स कैन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लुकिंग इनटू द इश्यूज ऑफ, यू कैन से, जो वीकर सेक्शंस हैं जिसमें सभी के पास ओनरशिप होती है, डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं अपनी संस्थाओं को, अपनी उपज को, अपनी मार्केट, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो ये कौन क्रिएट करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर क्रिएट करते हैं अपनी कैबिनेट से कंसल्ट करके लोन, या राष्ट्रपति क्रिएट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट, या संविधान में अमेंडमेंट करके करते हैं, या पार्लियामेंट में लॉ पास करके करते हैं? तो इट इज़ डन बाई प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ये राष्ट्रपति अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो नया मंत्रालय क्रिएट कर सकते हैं। द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ये बनाए जाते हैं। तो आर्टिकल 1977 में इसने राष्ट्रपति को अधिकार दे रखा है कि राष्ट्रपति कैन फ्रेम द सच दीज रूल्स, एंड अंडर दीज रूल्स ये जो क्रिएशन वगैरह है इसमें किया जाता है और राष्ट्रपति के नाम पे क्रिएट हो जाता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अधिकार रखती है, लेकिन इट इज़ डन ऑन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज आर्टिकल 77 राष्ट्रपति को नियम बनाने का अधिकार देती है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिजनेस कैसे एलोकेट होगी, उसके लिए वो नियम बना देते हैं। उनके नाम पे नियम बने हुए हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली ये राष्ट्रपति के नाम पर आता है।
इस पे यू कैन गो टू वीडियो ऑफ प्रेपॉन के आप चैनल पे जाएंगे तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा कि कैसे नई मिनिस्ट्री बनाई जाती है, मैंने वहाँ पर इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 was introduced and passed in the parliament, replacing the Juvenile Delinquency Law and the Juvenile Justice Care and Protection Act 2000। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अभी इसमें चेंजेस आए हैं। तो ये जो 15 में पास हुआ था, इसने पहले वाले एक्ट को रिप्लेस किया था। यस, करेक्ट। कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी विच प्राइमरी डील्स विद द इशू ऑफ एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन। तो ये अभी चेंज हुआ है। इसमें एडॉप्शन, देखिए बिकॉज ऑफ पेंडेमिक बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए हैं। इतना बड़ा ये पेंडेमिक आया है कि बहुत से परिवारों में दोनों पेरेंट्स नहीं बचे हैं। इसलिए सरकार ने, पहले से भी बात चल रही है, सरकार ने रूल्स आसान कर दिए हैं कि बच्चों का अडॉप्शन हो पाए। जो बेचारे चाइल्डलेस पीपल हैं उनको बच्चे मिल जाएंगे, बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे। इसलिए रूल्स थोड़े ईज़ किए गए हैं। पहले कोर्ट के द्वारा अडॉप्शन हुआ करता था, अब चेंज कर दिया गया है। अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके पास पावर है, ही कैन ओवरसी एडॉप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चिल्ड्रन। तो एडॉप्शन का प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया गया है ताकि आसान हो जाए, स्मूथ हो जाए प्रोसेस। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट फंक्शंस एज ए नोडल बॉडी फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, इज मैंडेटेड टू मॉनिटर बोथ इन कंट्री इंटर कंट्री अडॉप्शंस। देश के अंदर हो या विदेशी लोग भारतीय बच्चों को लें, उनको ये देखती है। इट इज डेजिग्नेटेड एज द सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद द इंटर कंट्री अडॉप्शंस इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ हेग कन्वेंशन, जिसका इंडिया रेटिफाई कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। इट डील्स विद द एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अभी इसमें चेंज किया गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडीएम को पावर दे दी गई है। कोर्ट की रास्ता हटा लिया गया है जो काफ़ी ट्रबलसम और एंड्योरिंग होता है, लंबा होता है। तो दिस चेंज हैज़ टेकन प्लेस। डेमोक्रेसी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाई, अभी अखबार में आई थी कुछ दिन पहले, डेमोक्रेसी रिपोर्ट रिलीज बाई स्टूडेंट्स वीडम इंस्टीट्यूट और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट और रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स और बॉर्डर्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट है ये कौन निकालता है? इट इज़ ब्रॉट आउट बाई स्वीडन्स वीडम इंस्टीट्यूट। स्वीडन का वीडम इंस्टीट्यूट है, ये निकालता है इस रिपोर्ट को, डेमोक्रेसी की डेमोक्रेटिक रिपोर्ट। कई कंट्रीज़ को ये एसेस करता है कि उनका डेमोक्रेटिक इंडेक्स क्या है, कैसे कैसे डेमोक्रेसी उनके यहाँ चल रही है। और ये क्लासीफाई करता है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है। तो क्लासीफाई करता है कंट्रीज़ को जो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया की रिपोर्ट ये सही आजकल नहीं बता रहा है। स्वीडन्स वीडम इंस्टीट्यूट, एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिशेड डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये मैंने यहाँ बता दिया है। रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स और बॉर्डर्स पब्लिश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया को उसने 142 रखा हुआ है, 150 देशों में काफ़ी नीचे रखा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिशेस दीज मैनी रिपोर्ट्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट 2019। ये रिपोर्ट हाल फिलहाल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश की है। तो इट इज़ वीडम इंस्टीट्यूट। कई बार ये रिपोर्ट्स एग्जाम में आ जाती हैं। कौन इश्यू करता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू प्रिविलेज मोशन। अभी प्रिविलेज मोशन की बात अखबार में बहुत आई, मैंने आपको बताया था। तो इसके बारे में, इट इज़ मूव्ड टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये हाउस में लाया जाता है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर ला देंगे प्रिविलेज मोशन। मतलब हाउस को जानने का अधिकार है कि क्या इंपॉर्टेंट इशू चल रही है, उस पर वार्ता करा लीजिए, क्या उस पर लाया जाता है। It is moved to postpone the proceedings of the House to check the inappropriate or violent behavior on the part of some member। या कोई मेंबर अनपार्लियामेंट्री तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसको चेक करने के लिए, ये प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए लाया जाता है। या फिर द स्पीकर और लोकसभा एंड द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा आर द फर्स्ट लेयर ऑफ स्क्रूटनी ऑफ प्रिविलेज मोशन इन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जब ये लाया जाता है तो ये आगे बढ़े या ना बढ़े, इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का पहली जो लेयर होती है वो हाउस तो अल्टीमेटली हो ही जाएगा, वो स्पीकर या चेयरमैन होते हैं रेस्पेक्टिव हाउसेज में।
या ऑल द प्रिविलेज मोशंस इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन द पास्ट हैव बीन रिजेक्टेड, या अब तक जितने भी आ चुके हैं वो सब के सब रिजेक्ट हुए हैं। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ये जो बात है इट इज़ अबाउट यू कैन से एडजमेंट मोशन। एडजमेंट मोशन होता है जब हाउस को स्थगित करा देते हैं उसकी कार्रवाई, ताकि जो डेफिनेट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है उस पर सरकार तुरंत बहस के लिए आ गया है। एडजमेंट मोशन की बात करते हैं तो एडजमेंट मोशन होता है स्थगन प्रस्ताव। जब कोई व्यक्ति ठीक से बिहेव नहीं करता है तो पार्लियामेंट्री रूल्स के तहत मोशन लाया जाता है ताकि मेंबर को सस्पेंड किया जाए, एक्सपेल किया जाए। जैसे अभी एक मेंबर को एक्सपेल कर दिया गया विधानसभा से, लोकसभा से रिसेंटली। लोकसभा स्पीकर, और जब भी कोई प्रिविलेज मोशन लाया जाता है, मैंने आपको बताया लोकसभा के स्पीकर नोटिस को देखते हैं, उन्हें लगता है कि यस ये प्रिविलेज के विशेष अधिकार जो पार्लियामेंटेरियंस के विशेष अधिकार हैं उनका हनन है, तो वो देख लेते हैं, ओके करेंगे तो आगे जाएगा, नहीं उनको लगता है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो यस, राज्यसभा में चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर, वो पहली लेयर होते हैं स्क्रूटनी की कि क्या वाकई में ये जो इशू रेस की जा रही है इससे हाउस का या मेंबर्स के अधिकारों का, विशेष अधिकारों को हनन हुआ है। और मेंबर्स को पूरा अधिकार है, कुछ उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा, जिससे उनके विशेष अधिकारों का कोई हनन करता है, वो व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, उनके हनन अगर ऐसा हो रहा है तो वो तुरंत प्रस्ताव लाएंगे कि उस संस्था या व्यक्ति को सज़ा दी जाए जिसने पार्लियामेंटेरियंस को उनकी डेमोक्रेटिक ड्यूटी करने से या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी करने से रोका है। तो वो प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं। जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कोई व्यक्ति है वो पार्लियामेंट में आ रहा है डिस्कशन के लिए, उसको रोक लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, तो प्रिविलेज का हनन हो जाता है। या पार्लियामेंट में मंत्री गलत इन्फॉर्मेशन दे दें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कि देश में ऑक्सीजन से कोई डेथ नहीं हुई है, तो ऐसे में प्रिविलेज मोशन लाते हैं कि हाउस को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब भारत की जनता को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये हमारे अधिकारों का हनन है, हमें सच जानने का अधिकार है। तो और ये इस क्वेश्चन का आंसर है सी। उसके बाद लगता है स्पीकर चेयरमैन को कि ये सही है तो वो आगे बढ़ा देंगे, प्रिविलेज कमेटी को भी दे सकते हैं। तो सी इज द आंसर। यू कैन अगेन इट देयर इज अ वीडियो मैंने इस पर बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, आपको और बेहतर तरीके से इस पर पता लग जाएगा। इंडिया कंडक्टेड इंदिरा नेवी 21 मैरीटाइम एक्सरसाइज विथ रशिया, यूक्रेन, ईरान और यूएसए। ये छोटा सा क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आ सकता है। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज इंडिया हैज़ बीन कंडक्टेड सिंस मैनी ईयर्स विद रशिया। रशिया के साथ ये बाल्टिक सी में एक नेवल एक्सरसाइज करता आ रहा है भारत, अभी हाल फिलहाल में एक्सरसाइज की गई है। इंदिरा नेवी ए बाईएनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी वॉज हेल्ड इन बाल्टिक सी फ्रॉम 29 जुलाई, अभी 2 दिन पहले ये हुई है। इनिशिएटेड इन 2003, इंदिरा नेवी एपिटमाइजेज द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिटवीन द टू नेवी। एक नेवल एक्सरसाइज है जो बाल्टिक सी में की जाती है। ये कंट्रीज हैं, बाल्टिक कंट्रीज हैं, इसको देख लीजिएगा, कई बार मैथ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो दीज आर 10 क्वेश्चंस। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं जो पिछले कुछ दिनों में इम्पॉर्टेंट रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। जल्दी ही और ऐसे MCQ सेशंस में लाता रहूँगा ताकि अच्छी कवरेज हो जाए और हमारे एग्ज़ाम्स की इश्यूज एड्रेस हो जाएं। तो चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू गिव योर कमेंट्स एंड लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और whatever you want to do, you can do. Thank you.